तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ये आइडियल गैस होता क्या है, इसका डेफिनेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, कोई भी गैस हो, अगर चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है तो उस गैस को हम लोग बोल सकते हैं इट्स आइडियल गैस और ए परफेक्ट गैस हम लोग बता सकते हैं। अगर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है, मतलब एक गैस हम लोग बोल सकते हैं एक गैस विच strictly obeys Boyle's law and Charles' law is known as ideal gas। हम लोग उसको आइडियल गैस या तो परफेक्ट गैस भी और परफेक्ट गैस भी बोल सकते हैं। परफेक्ट गैस भी हम लोग बता सकते हैं उसको। तो बॉयल्स लॉ से हम लोगों को क्या पता चलता है? फ्रॉम बॉयल्स लॉ हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ से हम लोग बोल सकते हैं जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बस कांस्टेंट जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट मेंटेन करना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रहना है और मास को भी साथ ही साथ कांस्टेंट रहना है। इस कंडीशन को फुलफिल करना है। और फ्रॉम चार्ल्स लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं? चार्ल्स लॉ से हम लोग बोल सकते हैं जो वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के साथ। जो वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर के साथ। और कंडीशन क्या है? प्रेशर को कांस्टेंट रहना है, प्रेशर को कांस्टेंट रहना है और मास को भी कांस्टेंट रहना है, मास को भी कांस्टेंट रहना है। तो अगर ये दोनों रिलेशन से हम देख पा रहे हैं, अगर प्रेशर में कुछ भी चेंजेस आ रहा है, प्रेशर में कुछ भी चेंजेस आ रहा है, प्रेशर में कुछ भी चेंज आ रहा है तो वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहा है, और टेम्परेचर में कुछ भी चेंज आ रहा है तो भी वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर किसी एक गैस सैंपल में प्रेशर और टेम्परेचर को एक साथ में हम लोग वेरिएशन कर रहे हैं तो वॉल्यूम में कैसे इंपैक्ट आएगा? तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों रिलेशन से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T बाई P। अगर टेम्परेचर प्रेशर को दोनों को एक साथ में वैरी कर रहा है तो उसका कैसा इंपैक्ट आएगा वॉल्यूम के ऊपर? तो ये यहां से हम लोग बोल सकते हैं, दोनों रिलेशन से हम लोग ये बता सकते हैं। तो देखिए, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट जनरेट होगा, मतलब V इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, सम कांस्टेंट इंटू T बाई P। तो इसके आगे हम लोग चल के बोल सकते हैं V इंटू P बाई T इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। तो V बाई P बाई T इस कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर K इज सम कांस्टेंट, K से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये गैस का जो रिलेशन हम लोगों को मिल रहा है, अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को एक साथ में वेरी कर रहे हैं तो वॉल्यूम पे कुछ इफेक्ट आएगा। और दोनों कैसे इफेक्ट आएगा? तो इस रिलेशन से हम लोग बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से डायरेक्टली वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट आएगा, प्रेशर बढ़ने से इसके ऊपर इनवर्सली इफेक्ट आएगा। तो किसी भी एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए दो अलग अलग स्टेज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। फॉर फिक्स्ड मास ऑफ गैस, एक इनिशियल स्टेज में हम लोग मान लेते हैं किसी एक इनिशियल स्टेज में उसका जो प्रेशर रहेगा P1 है, वॉल्यूम रहेगा V1 है और टेम्परेचर है T1। और फाइनल स्टेज में किसी एक एक्सपेरिमेंट के फाइनल स्टेज में उसका जो प्रेशर रहेगा P2 है, वॉल्यूम है V2 और टेम्परेचर है T2। तो देखिए, इस रिलेशन से हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों पैरामीटर का जो ये फ्रैक्शन बन रहा है इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट जनरेट करेगा। तो यहां से हम लोग ऐसे बता सकते हैं इसको, जो यहां पर जनरेट कर रहा है वैल्यू, मतलब V1 P1 बाई T1, इसका वैल्यू कांस्टेंट देगा। तो यहां पर भी जो वैल्यू जनरेट कर रहा है V2 P2 बाई T2, जो ये रेशियो जनरेट कर रहा है वो भी कांस्टेंट देगा। तो ये दोनों वैल्यू का जो
दोनों ये जो दोनों कांस्टेंट है ये सेम ही है, के है, तो ये दोनों को रिलेशन को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करते हुए हम लोग बोल सकते हैं V1 P1 बाई T1 इक्वल्स टू V2 P2 बाई T2 इक्वल्स टू के। तो ये रिलेशन आगे चल के हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में काम में आने वाला है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट के बारे में। देखिए ये जो कांस्टेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास ऑफ द गैस के बारे में, ऊपर डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द गैस। ये पहले ही चार्ल्स लॉ वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये कांस्टेंट का जो वैल्यू है ये मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे डिपेंड कर रहा है? कांस्टेंट जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास के साथ। मास बढ़ने के साथ साथ ये कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंजेस, इसमें कांस्टेंट का वैल्यू में भी चेंजेस बनता है। तो यहां से अगर हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर करेंगे किसी भी गैस का, तो इसका जो कांस्टेंट होता है उस केस में, अगर सैंपल जो ले रहे हैं हम लोग वो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का होगा, तो उस टाइम में जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं व्हेन, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं व्हेन 1 ग्राम मॉलिक्यूल, when 1 gram molecular weight is considered of a gas is taken or considered, the constant, जो कांस्टेंट यहां पर के है उसी के बारे में बात चल रहा है, जो कांस्टेंट के है, तो द कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाई आर। जो ये कांस्टेंट के रहता है, अगर हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट का कंसीडरेशन लेंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट को कंसीडर करेंगे, तो उस टाइम में इस के को एक स्पेशल वेरिएबल से दिखाया जाता है, वो है आर, वो है आर। देखिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। देखिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से हम लोगों को क्या पता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी गैस का हो वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा अगर टेम्परेचर और प्रेशर को, टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन अगर आइडेंटिकल रहा किसी भी गैस के लिए, तो वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो सेम रहेगा किसी भी गैस के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस फ्रॉम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, one gram molecule of all gases बोलो, of all gases occupy the same volume, ध्यान रखिएगा same volume under identical condition, हम लोग बोल सकते हैं of temperature and pressure। मतलब क्या बोल रहे हैं यहां से, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से हम लोग बोल सकते हैं अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी गैस का 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्युपाई द सेम वॉल्यूम सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, सेम जगह ऑक्युपाई करके रखेगा अगर कंडीशन आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल कंडीशन यानी टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम रहेगा, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी गैस का हम लोग लेंगे तो वो सेम वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ये एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से हम लोगों को पता चल जाता है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू, यहां से हम लोग बोल सकते हैं द वैल्यू of R is same for
ऑल गैस। तो जो आर का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा किसी भी गैस के लिए। तो ये इक्वेशन जो हम लोगों को मिल रहा है इसके बाद मिलेगा, जहां पर ये आर का जिक्र रहेगा तो उसको हम लोग किसी भी गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी गैस के लिए। तो ये ही आर को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका एक स्पेशल नाम भी है, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल, इसी आर को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यही आर को बोला जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस आर को बोला जाता है क्योंकि ये किसी भी गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस को कंसीडर करेंगे, एनी गैस, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, PV इक्वल्स टू RT। देखिए यही रिलेशन जो है इसी को चेंज कर रहे हैं हम लोग, कोई अलग रिलेशन नहीं है। इसी रिलेशन को अगर हम लोग लिखेंगे कुछ अलग फॉर्म में तो कुछ कैसे मिलेगा हम लोगों को, V2P2 KT2 ऐसा मिलेगा हम लोगों को। ये पर्टिकुलर किसी एक फाइनल स्टेज के लिए बात चल रहा था, इसीलिए इसको 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, V2P2 एंड T2। और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं जनरल केस के बारे में, इसीलिए इसको PV इक्वल्स टू RT से रिप्रेजेंट किया है। देखिए एक ही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, कोई अलग इक्वेशन नहीं है, सेम इक्वेशन है। V2P2 इक्वल्स टू KT2 और यहां पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए R आ रहा है। और ये एक जनरल केस है, PV इक्वल्स टू RT इसीलिए आ रहा है, केवल K के जगह में R आ गया और यहां पर P2 V2 और T2 की जगह में PV इक्वल्स टू RT आ गया। फिर तो अगर हम लोग बात करेंगे n ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में ऑफ एनी गैस, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, PV इक्वल्स टू nRT। तो ये अपना रिक्वायर्ड रिलेशन हम लोगों को मिल गया, ये आगे चल के न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। तो PV इक्वल्स टू nRT, ये रिलेशन हम लोगों को मिल गया। तो ये रिलेशन आया किधर से, ये आया बेसिकली चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ से ही आया है। दोनों को कंबाइन करते हुए, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को अगर एक साथ में हम लोग वेरी करवा रहे हैं तो वो कैसे इफेक्ट लाएगा, उसी को हम लोग स्टडी करने किए। तो ये दोनों रिलेशन से, ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये दोनों रिलेशन से हम लोग ये बोल सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू T/P। यहां पर प्रोपोर्शनल सिंबल का हटाया तो एक कांस्टेंट आया। दो अलग अलग स्टेज के लिए हम लोग किसी एक गैस सैंपल का हम लोग कंसीडर किए, तो उसको हम लोग बोले V1P1/T1 इक्वल्स टू K, V2P2/T2 इक्वल्स टू K। कांस्टेंट का वैल्यू सेम है, इसीलिए दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। अब बात आ गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में। यहां पर जो K बन रहा है, ये जो K बन रहा है, अगर बात करेंगे हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इस K को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, इस K को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी R को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये इसको क्यों R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के गैस को कंसीडर करेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं जो कि R है। और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से हम लोगों को पता चल जाता है, तो आइडेंटिकल कंडीशन में किसी भी गैस सैंपल हम लोग लेंगे जिसका 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, किसी भी गैस का। इसीलिए हम लोग इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि ये हर एक गैस के लिए एप्लीकेबल है। जब कंडीशन आइडेंटिकल रहेगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट रहेगा, तो वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा सेम। तो इसीलिए हम लोग यहां से इसी रिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हम लोग लिखे PV इक्वल्स टू RT जनरल फॉर्म में। तो ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट के 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात कर रहे थे किसी भी गैस का। तो अगर हम लोग n ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर n मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए ये फॉर्म आ जा रहा है PV इक्वल्स टू nRT। तो ये अपना रिक्वायर्ड गैस इक्वेशन था।